बच्चों जल्दी से कंफर्म करें आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। जल्दी से कंफर्म करिए बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ग्रुप 2 का पेपर नंबर 5, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉरपोरेट फाइनेंस। इसका पहला पोर्शन जो 40 मार्क्स का है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है, 60 मार्क्स का जो पोर्शन है वो कॉरपोरेट फाइनेंस का है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इस एस्पेक्ट को कवर करेंगे हम टॉपिक नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप बना लें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 पेंसिल से आप नोट डाउन कर लें। पेंसिल बेटा रेडी रखा करो, या पेन से भी नोट कर सकते हो बुक पर कई बार क्या होता है कि पेंसिल से नोट डाउन करने से बाद में आप अकॉर्डिंगली उसे मॉडिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ अंडरलाइन करते रहा करें, जिससे कि आपको लेटर ऑन समस्या ना आए चीज़ों को कट शॉर्ट करने में। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जब हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऐसे करके इस क्वेश्चन नंबर 1 बना लो इसे। तो यहाँ पर आपने एक तो मीनिंग में ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ ऑब्जेक्टिव तक इसे हाईलाइट कर लो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन, बोला कि एक ऐसा डिसिप्लिन होता है, क्योंकि जब जब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसिप्लिन हमें बहुत सारी चीज़ें कन्वे करते हैं। तो जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये क्या कन्वे करता है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, इसे हम क्यों सीखते हैं, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से हम क्या अचीव कर पाएंगे, ऐसे कुछ मुद्दे हम बात करेंगे डिसिप्लिन के रेफरेंस में। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन दैट डील्स विद द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम में किस तरीके से डेवलप होगा, किस तरीके से काम करेगा, उसका क्लियर कट विजन क्या होगा, पर्पस क्या होंगे, स्कोप क्या होगा, एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इन सारे के सारे मुद्दों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टैकल करके चलता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा, हम कह सकते हैं एक ऐसा साइंस और आर्ट है, या फिर ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स के बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स को के माइंडसेट लेकर के चल रहे होते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं जो क्लियर कट हमें हमारे विजन, हमारे पर्पस, हमारे गोल्स, हमारे स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, इनके बारे में कहीं ना कहीं टाइम टाइम पर गाइड कर रहे होते हैं। अगला एस्पेक्ट रहेगा बच्चों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेकर के, नेक्स्ट हाईलाइट करें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड द ओवरऑल डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूड द स्पेसिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, developing policies and plans, and designed to accomplish these objective and allocating resource for implementation of such plan। सेकेंड नंबर पॉइंट जो आप हाईलाइट करोगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अल्टीमेटली जो आपको प्रोवाइड करता है, कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन ने आगे चलना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ने आगे बढ़ना है। तो इस रेफरेंस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको डायरेक्शन टाइम टाइम पर प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके ऑब्जेक्टिव सेट करने में, आपकी पॉलिसी बनाने में, आपके प्लान्स को डिजाइन करने में, और साथ ही साथ इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कैसे रिसोर्स का अलोकेशन होना है और इन प्लान्स का कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाना है, इन सारे के सारे एस्पेक्ट्स में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो अल्टीमेटली स्टार्टिंग वाले पॉइंट में भी हम यही बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्लियर कट हमारे विजन्स, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, स्कोप्स, एक्टिविटीज रहेंगे। दूसरा इन्होंने बोला ये कहीं ना कहीं टाइम टाइम पर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा एक ऑर्गेनाइजेशंस के रेफरेंस में, और साथ ही साथ में उन्हीं डायरेक्शंस का एडवांटेज ले करके हम अपने
ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्लान्स वगैरह आप बना सकते हैं, और उनको कैसे हम अचीव करेंगे, ऐसे एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं इधर प्रोवाइड किए जाते हैं। एक ऑथर की डेफिनेशन भी बेटा नोटिंग में बना लेना है, that the set of decision and action which lead to development of an effective strategy or strategies to help the achieve the corporate objectives। ग्लूक ने ऐसा बोला कि जब जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेकर के, तो ये वो सेट ऑफ डिसीजंस और एक्शंस होते हैं जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करते हैं एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी का, या फिर एक से ज़्यादा स्ट्रेटजी का डेवलपमेंट करते हैं। और ये जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि हमने अपने कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है, ऐसा ग्लूक का बोलना है। तो एक डेफिनेशन एक ऑथर की भी यहाँ पर आप मेंटेन कर लेना। तो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा हमारे लिए। ये 3 पॉइंट्स हम डालेंगे तो हमारा अच्छा खासा वहाँ पर कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगले एस्पेक्ट्स की तरफ चलते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जैसे ही प्रोसेस सामने आता है इसका मतलब होता है कि दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। पहले क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है। बोला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना होता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं मिशंस बनाने पड़ते हैं, और गोल्स भी सेट करने पड़ते हैं। उन्हें अकम्प्लिश कैसे करना है, उन सारे एस्पेक्ट्स पर काम करना पड़ता है। रिसोर्स का एलोकेशन कैसे करना है, इन सारे एस्पेक्ट्स पर काम करना होता है। तो वो कैसे करते हैं उस प्रोसेस की हम बात करेंगे, दैट इज अगले क्वेश्चन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो पहले पैराग्राफ में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स हम यहाँ पर बनाएंगे जहां से कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकें कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है क्या। उसके बाद एक एक करके हम प्रोसेस की बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस by which managers या decision makers are able to make a choice of set of activities for the organization that will be enabled to accomplish या improved performance। बोला जब जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कहीं ना कहीं डिफाइन करता है मैनेजर और डिसीजन मेकर्स की जो कि कहीं ना कहीं डिफाइन करता है प्रोसेस बाय विच, ऐसे ऐसे प्रोसेस को डिफाइन करता है जहां पर मैनेजर्स होते हैं या फिर हमारे जो डिसीजन मेकर्स होते हैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेट ऑफ स्ट्रेटजीज बनाते हैं या उन्हें कहीं ना कहीं चॉइस करते हैं। और उन्हीं स्ट्रेटजी को जब ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाता है, अगर जब वो फुलफिल होती हैं, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव्ड वे में आता है। जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें तो बच्चों इसका अगर हिंदी वर्ड पर जाते हैं तो बेसिकली उसे बोला जाता है व्यू रचना। और व्यू रचना अब का नहीं है, बहुत पहले का टर्म है। महाभारत के टाइम पर भी कौरवों ने पांडवों के लिए एक चक्र व्यू बनाया था। व्यू बनाया था, व्यू मतलब एक व्यू रचना करी थी, और उस व्यू रचना का नाम उस स्ट्रेटेजिक, जब जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उस व्यू रचना, जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का शुद्ध अगर हिंदी वर्ड की बात करें तो व्यू रचनात्मक प्रबंध। तो स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है व्यू रचना एक तरीके से। इस तरीके से कॉम्पिटिटर्स को अपने जाल में फंसाना कि वो हमारी लेस स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी, वो हमसे ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो हार जाए, वो डिफीट हो जाए। इस तरीके से हमने पॉलिसीज प्लान बनाने होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। एक तो होता है प्लानिंग और एक होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे होते हैं, नॉर्मल प्लानिंग नहीं है। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं, इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाती है जैसे कि हम अपने कॉम्पिटिटर पर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ले पाए। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बात करी तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर मैनेजर्स या डिसीजन मेकर्स कहीं ना कहीं ऐसे सेट ऑफ स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करते हैं या बनाते हैं
जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस दिलवाने का काम करेंगे। इसके बाद इन्होंने बात करी कि 4 फेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करेंगे तो उसे 4 फेजेस में इन्होंने बांटा है कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के कितने फेजेस रहेंगे। एक एक फेज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट फेज की बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। बोला कि आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो तो एटलीस्ट अपने इन्वायरमेंट को पहले स्कैन करो। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द टॉप मैनेजमेंट विल हैव टू रिव्यू द करंट परफॉर्मेंस। उन्होंने अपनी करंट परफॉर्मेंस को रिव्यू करना पड़ता है और साथ ही साथ रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू स्कैन द इंटरनल इन्वायरमेंट फॉर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बोला जब हम अपनी करंट परफॉर्मेंस को अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमने कई बार इंटरनल इन्वायरमेंट को रिव्यू करना होता है। जब हम इंटरनल इन्वायरमेंट को रिव्यू करते हैं तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है और साथ ही साथ जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिव्यू करते हैं तो उस दौरान अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का हमें आइडेंटिफिकेशन होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्कैन हेल्प इन सेलेक्टिंग द स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स। और यही इंटरनल और एक्सटर्नल स्कैन कहीं ना कहीं हमारे को हमने क्या स्ट्रेटेजिक फैक्टर लगाने हैं उन एस्पेक्ट्स को सेलेक्ट करने में मदद करता है। तो पहला स्टेप रहेगा जब जब हम बात करेंगे कि हमने 4 फेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज है स्ट्रेटेजिक स्कैनिंग। सेकंड फेज की बात करते हैं तो फिर हमने जब अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्कैन कर लिया अब हम उस स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बेसिस पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने की बात की जाती है तो इन्होंने बोला स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो जो हमारे पास स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट है उनको ध्यान में रखते हुए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमारे क्या एक्शंस बेस्ट टू बेस्ट हम यहां पर लगा सकते हैं जिससे कि हम अकम्प्लिश कर पाए ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को एंड देयरफॉर अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। तो जब जब हम बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में स्टेप नंबर 2 तो यहां पर हम इस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेंगे जो भी हमारे पास करंट सिचुएशन है जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के पर्पस को कहीं ना कहीं अचीव कर पाए। आफ्टर कंडक्टिंग द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मैनेजर्स फॉर्मुलेट द कॉर्पोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी। बोला जब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है उसके बाद जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होता है तो हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को 3 ब्रॉडर लेवल पर कर रहे होते हैं जहां पर हम कॉर्पोरेट लेवल या बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल पर अलग अलग स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं। इसके बाद बच्चों हम जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के बाद अगला स्टेप आता है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। जाहिर सी बात है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर लिया स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली और उस स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं अब हमको क्या करना पड़ेगा इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। जब स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंटेशन करने की बात की जाती है हालांकि लेटर ऑन दिस चैप्टर हम इन सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम फॉर्मुलेशन की बात करें काफी डिटेल में जाएंगे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन की बात करें अगेन इन मुद्दों पर काफी डिटेल में जाएंगे। तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इंप्लाइज द पुटिंग द चूजन स्ट्रेटजी इनटू एक्शंस। यानी कि जब जब स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं जो हमने स्ट्रेटजी चूज की है उसे एक्चुअलिटी में कहीं ना कहीं एक्शन में लेके आना है। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इंक्लूड करता है डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्स, डेवलपिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स। और नेक्स्ट रहेगा स्ट्रेटजी एवेल्युएशन। भाई साहब हमने इन्वायरमेंट को स्कैन किया स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया। अब हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि जो हमारी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी है क्या वो बेस्ट टू बेस्ट मैनर में काम कर रही है। अगर नहीं कर रही है कहीं पर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके अगेंस्ट कोई रेमेडियल या करेक्टिव एक्शन लिया जाए। तो स्ट्रेटजी एवेल्युएशन की बात करेंगे इस द फाइनल स्टेप ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। और द की स्ट्रेटजी इवेल्युएशन की बात करेंगे एक्टिविटीज आर अप्रेजिंग द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। टाइम टाइम पर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को अप्रेज करना है मतलब एवेल्युएट करना है। दैट आर द रूट ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रेटजी एंड मेजरिंग द परफॉर्मेंस
एंड टेकिंग द रेमेडियल एक्शंस। यहां तक आपने इसे मेंटेन कर लेना है, यहां तक लास्ट टू लास्ट टेकिंग द रेमेडियल एक्शन तक टिक लगा लो। तो जब जब हम बात करेंगे बच्चों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो चार एलिमेंट्स हमें प्रेजेंट करने हैं, चार मेन पॉइंट है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा आपको कंटेंट मेंटेन कर देना है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत जल्दी से बताइए बच्चों, और क्लियर हुआ तो ऑल क्लियर टाइप करें। आगे हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के बारे में। नेक्स्ट एस्पेक्ट होगा हमारा स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, नेक्स्ट एस्पेक्ट होगा स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। चलिए अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक लीडरशिप किसे बोला जाता है। जब जब हम स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बात करते हैं तो यहाँ मुद्दा निकल के सामने आता है कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप किसे बोला जाएगा, और आगे जाकर के हम बात करेंगे लेटर ऑन दिस चैप्टर, जब हम बात करेंगे कि एक स्ट्रेटेजिक जो लीडर होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस होता है, ऐसे कुछ मुद्दों की हम बात करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक लीडर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक लीडर refer to the manager's potential to articulate the strategic vision of the organizations and to motivate, guide and influence his subordinate to attain the objective of that vision। तो जब जब हम स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला स्ट्रेटेजिक लीडरशिप कहीं ना कहीं मैनेजर्स के उन पोटेंशियल्स को कन्वे करते हैं, उन पोटेंशियल्स को सामने लेकर के आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के विजन्स, जो स्ट्रेटेजिक विजन्स होते हैं उनको आर्टिकुलेट करते हैं, उन्हें ड्राफ्ट करते हैं कि भाई इन विजन्स को कैसे अचीव करना है, और मोटिवेट करते हैं, टाइम टाइम पर गाइड भी करते हैं, और अपने जो सबॉर्डिनेट होते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस भी करते हैं। भाई हमारे सबॉर्डिनेट्स के बिना हम एक ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, तो उन्हें आर्टिकुलेट करना और जिनके थ्रू उन गोल्स को अचीव कराया जा सकता है उन एम्प्लॉइज को टाइम टाइम पर गाइड करना, मोटिवेट करना और टाइम टाइम पर इन्फ्लुएंस भी करना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के थ्रू ही पॉसिबल है, जिससे कि जो हमने विजन सेट करें उन विजन्स को टाइम टाइम पर, उन विजन्स के ऑब्जेक्टिव्स को टाइम टाइम पर हम अटेन कर पाए। आगे इन्होंने बोला कि जब हम अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की, तो सेकंड पॉइंट में आप यहाँ बना सकते हो, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ यूटिलाइजिंग द स्ट्रेटेजी इन द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। बोला स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बात करते हैं तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जहां पर हम अपने एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज करें, इस एस्पेक्ट्स को स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के थ्रू गवर्न कर रहे होते हैं। बोला स्ट्रेटेजिक लीडरशिप हमारे एम्प्लॉइज को लीड करने के काम आती है, जिससे कि हम उनसे बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। आगे इन्होंने बात करी, इट इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स को टाइम टाइम पर इन्फ्लुएंस किया जाएगा, अकम्प्लिश किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस भी आ रहे होते हैं तो भी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप उसे टैकल करने में कहीं ना कहीं कैपेबल होती है। आगे हम बात करते हैं जो हमारे स्ट्रेटेजिक लीडर होते हैं वो जनरेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड असाइन करते हैं रिसोर्सेज को एंड कम्युनिकेट करते हैं स्ट्रेटेजिक विजन्स को। जब जब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक लीडर्स के बारे में तो अगला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक लीडर हैव टू वर्क इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट ऑन वेरियस स्ट्रेटेजिक इश्यूज। मतलब कई बार जो हमारे स्ट्रेटेजिक लीडर होते हैं वो अनसर्टेन एनवायरनमेंट में भी काम करते हैं और उधर भी बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं। तो विदाउट लीडरशिप कई बार हमारे एम्प्लॉय उस मोटिवेशन से काम करने की कैपेसिटी नहीं रखते जो कि लीडरशिप के साथ पॉसिबल है। तो कई बार कुछ पर्सन्स का अप्रोच ऐसा होता है कि जो जैसे हमें डायरेक्ट किया जाएगा वैसे हम काम करेंगे, और जब तक डायरेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। इसका मतलब उनको लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है। तो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को, ऐसे ही कुछ एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं कन्वे करना जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन किया जा सके। अब मुद्दा यह आता है कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के फंक्शन क्या होते हैं और इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर। अब माइंड में चल रहा हो क्या सर फंक्शन और इंपॉर्टेंस एक ही बात है? जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ फंक्शन कर रहे हैं उसी की वजह से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बनती है।
तो फंक्शन और इम्पोर्टेंस को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। दीज आर द फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक लीडर। स्ट्रेटेजिक लीडर की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो फंक्शन और इम्पोर्टेंस को हम साथ में कवर करके चल रहे हैं। जब हम स्ट्रेटेजिक लीडर के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने बोला कि ये एक नेविगेटर का रोल प्ले करता है। नेविगेटर का मतलब एक डायरेक्शन देता है। क्लियरली एंड क्विकली वर्क थ्रू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू अफेक्ट द एक्शंस। बोला कि जो हमारे टाइम टाइम पे की इश्यूज या प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटीज को हमें कैसे, अपॉर्चुनिटी को कैसे रीप करना है, प्रॉब्लम्स और इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है, इसका क्लियरली एंड क्विकली वर्क इस पर पॉसिबल है बाय विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर। तो एक तरीके से ये नेगेटिव नेविगेटर का काम करता है। आगे हम बात करते हैं, ये स्ट्रेटेजिस्ट का भी रोल प्ले करता है, क्योंकि टाइम टाइम पर ये डेवलप करता है लॉन्ग रेंज कोर्स ऑफ एक्शन और सेट ऑफ गोल्स टू अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशंस विजन। बोला ऑर्गेनाइजेशंस के विजन्स के साथ अलाइन रहने के लिए यहाँ पर टाइम पर वेरियस सेट ऑफ गोल्स वगैरह या ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को टाइम टाइम पर ये सेट करते रहते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बोला इंटरप्रेन्योर का रोल प्ले करते हैं। इंटरप्रेन्योर बेसिकली होता क्या है कि जो नई नई एक्टिविटीज होती हैं, नए प्रोडक्ट्स होते हैं, नई सर्विसेज होती हैं, नई मार्केट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लॉइट्स करना, उनको उनका यूटिलाइजेशन कर पाना, उन अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेना, ये जो रिस्क लेने की जो कला होती है, रिस्क लेने की जो आर्ट्स होती है, वो एंटरप्रेन्योर्स में पाई जाती है। हर एक भी पर्सन रिस्क लेना नहीं चाहता, हर एक पर्सन एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले नहीं कर सकता। तो जो हमारे लीडर होते हैं, उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर स्किल्स होते ही होते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके फंक्शंस या इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में आ जाता है। तो एंटरप्रेन्योर मतलब आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू प्रोडक्ट, सर्विस एंड मार्केट्स। ये मोबिलाइजर का काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी बिल्ड एंड अलाइन द स्टेक होल्डर, कैपेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स फॉर गेटिंग द थिंग्स डन क्विकली एंड अचीविंग द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव। हमारे जो थिंग्स हैं, जो वर्क हैं, वो क्विकली होते रहें, ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव होते रहें। इस रिगार्ड में कहीं ना कहीं टाइम टाइम पर ये हमारी जो कैपेबिलिटीज होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, उनको वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। तो दैट मीन्स ये मोबिलाइजर का रोल प्ले कर रहे होते हैं कि रिसोर्सेज का बेस्ट टू बेस्ट कैसे यूटिलाइजेशन किया जाना है। टैलेंट को एडवोकेट करते हैं। जब हम अपने स्ट्रेटेजिक लीडर्स की बात करते हैं तो इनके जो फंक्शंस होते हैं या फिर इनकी इंपॉर्टेंस की बात करी जाए, इनकी एक्टिविटीज़ की बात करी जाए, तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो अच्छा स्किल्स जो रखते हैं वो पर्सन, उनको ये मोटिवेट करके अपने साथ जोड़ के रखते हैं, जिससे कि राइट प्लेस पर राइट पर्सन को बिठाया जा सके, राइट मैन को बिठाया जा सके, राइट पीपल को बिठाया जा सके। तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो और बेटर तरीके से अचीव होते हैं। तो टैलेंट को एडवोकेट करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, रिटेन करते हैं टैलेंट टू इंश्योर दैट द पीपल विद द राइट स्किल्स एंड मोटिवेट टू मीट द बिजनेस नीड आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। कैप्टिवेटर का रोल प्ले करते हैं, मतलब बिल्ड पैशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द कॉमन रोल। यानी कि जब हम बात करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए हमारे जो पैशन और कमिटमेंट्स होने चाहिए, इसके लिए ये कैप्टिवेटर का रोल प्ले करेंगे। यानी कि पर्सन के अंदर कूट कूट करके ये पैशन और कमिटमेंट को भरने का काम करते हैं। ग्लोबल थिंकर की बात करते हैं। जब हम अपने स्ट्रैटेजिक लीडर की बात करते हैं तो ग्लोबल थिंकर होते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम ऑल सोर्स टू डेवलप अ वेल इन्फॉर्म्ड और डाइवर्स पर्सपेक्टिव दैट कैन बी यूज्ड टू ऑप्टिमाइज द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। बोला ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करके इंटीग्रेट करते हैं और देन आफ्टर वेल इन्फॉर्म्ड मतलब एक सही जजमेंट, सही डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का काम करता है। चेंज ड्राइवर का रोल प्ले करते हैं। बिजनेस की जब बात करते हैं तो सोसाइटी में बिजनेस चलता है, साथ ही साथ में हम बात करते हैं बिजनेस एक सोसाइटी का ही एस्पेक्ट है। और जब हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो इसका चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, बदलती रहती है, नीड बदलती रहती है। तो एक चेंज ड्राइवर का भी काम करते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं जहां पर जो भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं उनको बेटर तरीके से टैकल किया जा सके और टाइम टाइम पर हम जो न्यू आइडियाज़ हैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहें। इस रेफरेंस में ये टाइम टाइम पर हेल्प कर रहे होते हैं। एंटरप्राइज गार्जियन का रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ शेयर होल्डर को इंश्योर करते हैं
कि जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं शेयर इंश्योर द शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन थ्रू द करेजियस डिसीजन मेकिंग दैट सपोर्ट द एंटरप्राइज और यूनिट वाइड इंटरेस्ट। बोला कि जो हमारा जितने भी स्ट्रेटेजिक लीडर होते हैं जो बिजनेस को चला रहे होते हैं, कई बार वो बिजनेस में पैसा लगाने वाले जो पर्सन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें टाइम टाइम पर इंश्योर करते हैं कि आपका जो फंड है उसे हम बेटर तरीके से इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन का काम करेंगे, डिसीजन मेकिंग हमारी करेजियस रहेगी, जो कि सपोर्ट करेगी एंटरप्राइजेस को, यूनिट वाइड इंटरेस्ट को। इसके साथ साथ बच्चों हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन एंड इंपोर्टेंस फॉर द प्रोफेशनल लाइक कंपनी सेक्रेटरीज। अब स्टार्टिंग में इन्होंने कंपनी सेक्रेटरीज के क्या फंक्शन और रोल से रिलेटेड बेसिक बैकग्राउंड बनाया है। हेडर दिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन एंड इंपोर्टेंस ऑफ द प्रोफेशनल लाइक कंपनी सेक्रेटरीज। बट इस क्वेश्चन को आप ऐसे नोट कर लो और अगले पेज पर नोट कर लो। क्वेश्चन बेटा इस प्लेस पर नोट कर लो, यहां पर जो ब्लैंक स्पेस है यहां पर क्वेश्चन नोट कर लो। फंक्शन और रोल ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जल्दी से नोट करें। फंक्शन और रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फंक्शन और रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नोट हो गया, जल्दी से कंफर्म करें और ये भी कंफर्म करें। यहां तक के सारे एस्पेक्ट क्लियर है। अगले टॉपिक पर हम चल रहे हैं, फंक्शन और रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलिए, अब क्या क्या कंपनी सेक्रेटरी के फंक्शन और रोल होते हैं उनकी एक एक करके हम बात करेंगे। पहला फंक्शन है हमारा, या रोल कह सकते हो, फंक्शन कह सकते हो, ये एडवाइजरी का काम करते हैं। मतलब आगे इन्होंने बोला एज अ एडवाइजर टू द बोर्ड मेंबर द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद देम, प्रोवाइड द इम्पार्शियल और अनवाइज्ड एडवाइस विच इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट इसमें बना लेना एडवाइजर में, ही इज required to offer necessary assistance to the chairman with all the development process including the board evaluation, induction and training। ये पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना कि जब जब हम कंपनी सेक्रेटरी की एडवाइजरी रोल के बारे में बात करते हैं तो ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के एडवाइजर होने के नाते एक कंपनी सेक्रेटरी गुड रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, बिल्ड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में, और अनवाइज्ड और इम्पार्शियल एडवाइस टाइम टाइम पर उनको प्रोवाइड करते रहते हैं जिससे कंपनी का बेस्ट टू बेस्ट फायदा हो। साथ ही साथ टाइम टाइम पर ये नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं चेयरमैन को, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट प्रोसेस से कनेक्टेड हो सकती है, इंक्लूडिंग द बोर्ड इवेल्युएशन, इंडक्शन एंड ट्रेनिंग एटसेट्रा। दूसरा, कंपनी सेक्रेटरी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का रोल भी प्ले करते हैं। तो कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर, जब कंपनी सेक्रेटरी की बात करेंगे तो कंपनी सेक्रेटरी इज अ डिस्टिंक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन द बोर्ड एंड मैनेजमेंट, एंड एज सच दे एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द बोर्ड एंड द बिजनेसेस। बोले जब कंपनी सेक्रेटरी की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी एक डिस्टिंक्टिव इंटरफेरेंस का काम करता है कि बोर्ड और मैनेजमेंट के बीच में कहीं ना कहीं एक कड़ी का काम करता है, एक लिंक का काम करता है। वो एक इम्पोर्टेंट लिंक के तौर पे काम करते हैं बोर्ड और बिजनेस के बीच में। तो सेम वे कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने ये बताने का प्रयास किया कि कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड के साथ भी काम कर रहा होता है, बिजनेस के साथ में भी काम कर रहा होता है। इसके साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेटिंग with the external stakeholders such as the investor and is often to the first point of the contact for the queries। सेकंड पॉइंट इसमें हम मेंशन कर सकते हैं कि भाई इंटरनल मैनेजमेंट के साथ तो ये इंपॉर्टेंट लिंक का काम कर ही रहे होते हैं, इनको तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर ही रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए भी
कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का काम करते हैं कि भाई जो कुछ भी डिस्कस करना है या पूछना है आपको किससे पूछो, कंपनी सेक्रेटरी से कवर करो। तो कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर, मैं स्टेक होल्डर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे। 2 पॉइंट यहाँ पर मेंटेन कर लेने। अगला है बच्चों फ्लॉलेस डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग। जब भी आपको डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग करनी है तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे रोल होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के। तो फ्लॉलेस डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग की बात करते हैं, इन्हें एडवोकेट करते हैं। इन द रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन इंक्रीज द एम्फेसिस इन द क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग एंड कॉल्स फॉर द इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। बोला रिसेंट ईयर में कहीं ना कहीं ये फोकस किया जाता है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्वालिटी हमारी बेहतर हो, रिपोर्टिंग हमारी बेहतर हो, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ चल रहा है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आउटसाइडर्स को डिस्प्ले होता रहे। कंपनी सेक्रेटरी जो यूजुअली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ड्राफ्ट करता है गवर्नेंस सेक्शंस को ऑफ द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट्स, साथ ही साथ में एंड इंश्योर करता है ऑल द रिपोर्ट्स आर मेड अवेलेबल टू द शेयर होल्डर अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट रेगुलेटरी और लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। तो जब जब हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी को लेकर के, तो ये फ्लॉलेस रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर्स को कहीं ना कहीं टाइम टाइम पर प्रमोट करते हैं। इसके बाद बच्चों मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड कमेटी की अगर हम बात करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बोर्ड मीटिंग और कमेटी जो बनी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के दौरान, उन कमेटीज की जो वर्किंग होती है वो एफिशिएंट मैनर में चल रही है या नहीं चल रही है, उन कमेटीज की वर्किंग से कनेक्टेड मिनट्स वगैरह को मेंटेन करवाना, वो प्रॉपर है या नहीं है, जो कमेटीज और मीटिंग्स हैं उनके प्रोसीजर ठीक ढंग से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इन सारे एस्पेक्ट को इंश्योर करने का काम किसका होता है? कंपनी सेक्रेटरी का। तो कंपनी सेक्रेटरी प्ले अ लीडिंग रोल इन द गुड गवर्नेंस बाय हेल्पिंग द बोर्ड एंड इट्स कमेटी फंक्शन इफेक्टिवली एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगला एस्पेक्ट होता है कंप्लाइंस रिलेटेड एस्पेक्ट। जब कंपनी सेक्रेटरी की हम बात करते हैं तो इन्होंने बोला कंप्लाइंस इन द करंट सिनेरियो ऑफ बिजनेस हैज टू अडेयर टू द वेरियस लॉज एंड रेगुलेशन फॉलोइंग which may invite various legal hazards। इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि a company secretary is required to ensure the compliances with the various laws and regulation and for doing so she should be conversant with the laws as well as the amendment that take places। यहां तक आपने इस फैक्ट को that take place तक, यहां तक आपने इसे 2 पॉइंट बना लेने इसमें। तो जब जब कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि अगर आज की डेट में इतने सारे लॉज और रेगुलेशंस हैं कि अगर आपने उन्हें सिस्टमेटिकली फुलफिल नहीं किया तो आप लीगल हैसल में पड़ जाओगे। तो कंपनी सेक्रेटरी सिस्टमेटिकली इंश्योर करता है कंप्लाइंसेस को जो कि वेरियस लॉज और रेगुलेशन से कनेक्टेड हो सकते हैं, और साथ ही साथ में टाइम टाइम पर अगर कोई लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स या चेंज या बदलाव आ रहे होते हैं तो उसके लिए भी कंपनी सेक्रेटरी टाइम टाइम पर वर्कआउट कर रहा होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उन बदलाव के बावजूद भी बेहतर ढंग से लॉज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके साथ साथ ये एक रिप्रेजेंटेशन का रोल भी प्ले करते हैं कंपनी सेक्रेटरी वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज के सामने, जैसे कि एनसीएलटी, एनसीएलएटी, साथ ही साथ में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, टैक्स ट्रिब्यूनल, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज के सामने कंपनीज को, एंटिटीज को टाइम टाइम पर रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड रोल भी कंपनी सेक्रेटरी का रहता है। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स जो कि हम बात कर रहे थे आपको मेंटेन करने रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में। बेटा कंटेंट अगर ज़्यादा हो तो आपने क्या करना है, जो हमने सेकंड पॉइंट्स अगर किसी में नोट करा रखे उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि मेन मुद्दा यह है कि 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हम बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मेंटेन कर सकते, हमें अप्रोक्सीमेटली 1 पेज तक रखना है बैलेंसिंग बना करके। इसीलिए मैं कट शॉर्ट करा रहा हूँ कि लास्ट टाइम पर रिवीजन में भी क्या करना है, आसानी रहेगी, रिवीजन में भी आसानी रहेगी, सारा आपको नहीं देखना पड़ेगा। पहले तो आप बुक पर अंडरलाइन कर लेना, और जब भी टाइम मिलता है आपको आफ्टरनून में या इवनिंग में, जब भी टाइम मिलता है अपना पेन और पेपर उठाएं और इन्हें राइट डाउन करना चालू कर दें। राइट डाउन करते टाइम पर आप कोशिश करना कि एक क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 पेज में रखना है 4 to 5 मार्क्स का। हालांकि आप ऑलरेडी उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर आप मेंटेन कर चुके हैं तो उसका आपने
इफेक्ट भी देखा होगा, एक मिसकंसेप्शन माइंड से हट जाता है कि बहुत ज़्यादा उधर प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो अभी जैसे हम स्टडी कर लेते हैं, अब स्टडी करते टाइम पर अभी तो हमने अंडरलाइन कर लिया। कई बार क्या होता है, मान के चलो हमने कभी ज़्यादा कंटेंट स्टडी कर लिया, एकदम से उसकी नोटिंग पॉसिबल नहीं, तो एटलीस्ट वो अंडरलाइन तो है, तब तक अंडरलाइन से रिवाइज करते रहो। और जब जब टाइम मिलता है, आप फ्री नहीं बैठना, अब से लेके एग्जाम के टाइम तक अपना टेबल सेट कर लो। अब ये 2 से 3 महीने हमारे ऐसे हैं जिसमें अगर हमने हार्डवर्क अच्छे से किया, 3 साढ़े 3 महीने अगर हमने हार्डवर्क बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया, तो वन शॉट आपका प्रोफेशनल क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। अब आपने एक काम करना, जितना भी कंटेंट मैं कवर कराते जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपने लिखना है। जो मैं ये अंडरलाइन करा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहे हैं, नोट करते टाइम पर कोई डाउट आएगा वो आपको ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ नोटिंग करने से माइंडसेट और क्लियर हो जाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का हमने अंडरलाइन ज़्यादा किया हुआ है, वो बहुत ओवर जा रहा है, तो उसको थोड़ा और कट शॉर्ट कर दें। जैसे 2 2 पॉइंट्स बना रखे हैं, उनमें सिर्फ एक एक पॉइंट्स ही मेंटेन करें। चलिए बच्चों, यहाँ तक बताइए जल्दी से, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्लियर हुआ? सॉरी, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, दैट मीन्स हम डिस्कस कर रहे थे रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज को, जो कि हमने इस जगह एक क्वेश्चन नोट किया था कि भाई रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी या फिर फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करें बच्चों, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करेंगे एज पर एलिसन एंड के 2005 में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इट्स स्ट्रेटेजी। जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो दिस एस्पेक्ट इज कवर्ड अंडर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग इट्स स्ट्रेटेजी और डायरेक्शंस, या फिर ये हमारे डायरेक्शंस होंगे, एंड मेकिंग डिसीजंस ऑन अलोकेटिंग इट्स रिसोर्स टू परस्यू द स्ट्रेटेजी। और साथ ही साथ में बोला कि यहाँ पर हम अपनी स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर रहे होते हैं, डायरेक्शन दे रहे होते हैं, और साथ ही साथ वो डिसीजंस ले रहे होते हैं, स्ट्रेटेजी से कनेक्टेड डिसीजंस ले रहे होते हैं, या फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी से कनेक्टेड रिसोर्स को अलोकेट कर रहे होते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी बेहतर या इफेक्टिव ढंग से काम कर पाए। आगे इन्होंने बोला इट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं तो इट में ऑल्सो एक्सटेंड टू द कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर गाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। बोला कि स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोल रिलेटेड एस्पेक्ट्स को भी शामिल किया जाता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करेंगे तो इसमें कंट्रोल रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी कहीं ना कहीं शामिल होकर के चलेंगे। अगला मुद्दा है बच्चों, ऑल्दो द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस may be unique as per the specific requirement of any organizations, yet the strategic planning process is modeled in a cycle shown above contain the step most commonly followed by the most of the organization। बोला कि जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो एक यूनिक एस्पेक्ट होते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। बट अगर हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में बात कर लें तो मोस्ट कॉमनली जो मॉडल हम बना सकते हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या क्या एस्पेक्ट कवर हो सकते हैं, तो ये बच्चों सोन एबव ना लिख करके इसे सोन बिलो कर देना, या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस इज मॉडल्ड इन द गिवन पॉइंट्स कर देना। सोन इन द गिवन पॉइंट, सोन एबव की जगह सोन इन द गिवन पॉइंट कर देना, और एबव सोन इन द गिवन पॉइंट and it contain the and it contain the steps most commonly
फॉलोड बाय द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद हम इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, क्योंकि जो ये पैराग्राफ है वो कहीं ना कहीं इस डायग्राम की तरफ इशारा कर रहा है जो कि हमने ऊपर बनाया। उसी डायग्राम को हमने एज इट इज पॉइंट बाय पॉइंट नीचे डिफाइन किया हुआ है। तो जब जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करेंगे तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कौन कौन से एस्पेक्ट्स हमारे शामिल होते हैं, उन सारे मुद्दों की एक एक करके बात करते हैं। डेलिबरेटिंग मिशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस क्या हैं, और फिर डेवलप करेंगे गोल्स बेस्ड ऑन द चूजन मिशंस। जो हमने मिशन चूज किए उसके बेस पर हम अपने गोल बनाएंगे। एग्जामिन करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट को जहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस एग्जामिन होगी। फिर एग्जामिन करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जहाँ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालाइज होगी। फिर हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को लेकर के, सारे के सारे एस्पेक्ट को लेकर के शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं। फिर हम फॉर्मुलेट करेंगे फाइनल स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द शॉर्ट। दीज आर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को पहले हमने डिफाइन किया, इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में हम किन किन एस्पेक्ट्स को लेके चलेंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हमने डिस्कस कर ली कि मिशंस को सेट आउट करना, मिशंस के अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं गोल्स बनाना, फिर इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सेस करना स्ट्रेंथ और वीकनेस को, देन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट शॉर्ट एनालिसिस, और फिर फाइनल स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट। इसके बाद बच्चों अगले एस्पेक्ट्स पर चलते हैं, नेक्स्ट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। इसमें एक पॉइंट और लास्ट में आप मेंटेन कर सकते हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ इटरेटिव प्रोसेस, इट मे बिगिन विद द वन मिशन एंड एंड विद द अनदर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स ऑफ द प्रोसेस। बोला कई बार ना प्रोसेस के आउटकम्स के तौर पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमारा इटरेटिव प्रोसेस, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन। इटरेटिव प्रोसेस का मतलब होता है कि जो कि कंटिन्यूस कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है, तो ये ऑनगोइंग या एक इटरेटिव प्रोसेस होता है जहां पर हम कई बार एक मिशन से शुरू करते हैं और बाद में जाके कुछ एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो हमने उस मिशन को कन्वर्ट कर दिया अनदर मिशन में और एंड किया हमने किसी अनदर मिशन पे जाके, ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट रहेगा बच्चों बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं, बोला कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बेनिफिट्स की अगर बात करेंगे तो इम्प्रूव रिजल्ट एंड कॉन्फिडेंस। बोला कि जब हम प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को एंड कैन कंट्रीब्यूट अ ग्रेटर सेंस ऑफ द पर्पस प्रोग्रेस एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग इट्स टीम। फोकस की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अगर के थ्रू चलते हैं तो गुड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फोकस ऑन द फ्यूचर थिंकिंग एंड कैन बी रीफोकस्ड ऑन री एनर्जाइज और डिसओरिएंटेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। आगे हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम एंड चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम्स को हम इजीली टैकल कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। टीम वर्क बेहतर हो जाता है जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन की बात करें, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को हम टाइम टाइम पर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना के अगर चलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन पर ग्रेटर कंट्रोल कहीं ना कहीं हमारा बना रहता है। दीज आर द बेनिफिट्स। और लिमिटेशंस की बात करें, कॉस्ट कैन आउटवेट द बेनिफिट्स। जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो कई बार कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकट हो जाता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। डेवलपमेंट ऑफ पुअर प्लान्स, अगर प्लान गड़बड़ करें, आपने प्लान गलत बनाए, फॉल्टी प्लानिंग है, तो फिर कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। और कई बार ना हम प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, तो जो आपकी प्लानिंग एक्सरसाइज एक तरीके से फुटाइल हो जाती है, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता आपको। फुटाइल का मतलब होता है नो रिजल्ट, हैविंग द नो रिजल्ट। तो ऐसे करके आप कुछ लिमिटेशन के पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैन कंज्यूम अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ तक कर सकते हो। और डेवलपमेंट ऑफ वो प्लान का मतलब फॉल्टी एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, पुअर असेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबिलिटी, पुअर ग्रुप डायनामिक्स एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर प्लान्स। तो इनको आप लिमिटेशन में डाल सकते हो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के, जितना पॉइंट हमने हाईलाइट किया। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बेनिफिट्स और लिमिटेशन में कोई दिक्कत, कोई डाउट बेटा, जल्दी से बताओ।
इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन तो रहेगा आपका रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन मेकिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। इसके सामने लिख लो आंसर ऑन नेक्स्ट पेज। आंसर ऑन नेक्स्ट पेज। रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन मेकिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रोल्स हमारे क्या रहेंगे, तो इसका आंसर हमें नेक्स्ट नेक्स्ट पेज से कवर अप करना है। तो नेक्स्ट पेज पर शॉर्ट समराइज रूल्स दे रखे हैं, पॉइंट बाई पॉइंट। पॉइंट मोर देन सफिशिएंट रहेंगे, इतना मेंटेन करना। तो इन्होंने बोला जब जब हम रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन, तो कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को किस तरीके से चलाया जाए इस रिगार्ड में कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल रहता है। डेमोस्ट्रेट करते हैं एथिकल लीडरशिप, डिस्प्लेइंग द प्रमोटिंग द बिहेवियर थ्रू विच अ कंपनी विशेस टू कंडक्ट इट्स बिजनेसेस consistent with the culture and values it has to define for the organizations। क्रिएट करते हैं अ परफॉर्मेंस कल्चर दैट ड्राइव वैल्यू क्रिएशन विदाउट द एक्सपोजिंग द कंपनी टू एक्सेसिव रिस्क ऑफ द वैल्यू डिस्ट्रक्शन। साथ ही साथ में इन्होंने बोला कि कई बार ये परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का काम करते हैं जहां पर रिस्क कम हो। साथ ही साथ वेल इन्फॉर्म्ड ऑन हाई क्वालिटी डिसीजन बेस्ड ऑन द क्लियर लाइन ऑफ द साइट्स इनटू द बिजनेस। डिसीजन मेकिंग आपकी बेहतर होती है, वेल इन्फॉर्म्ड होती है, हाई क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होती है। क्रिएट करते हैं राइट फ्रेमवर्क फॉर हेल्पिंग द डायरेक्टर टू मीट द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर एक्ट्स। बोला कहीं ना कहीं ऐसा फ्रेमवर्क बना करके तैयार करते हैं जिससे कि जो डायरेक्टर्स की जो उनकी स्टैट्यूटरी जो ड्यूटीज होती हैं उनको वो टाइम टाइम पर फुलफिल करते रहे। बीइंग अकाउंटेबल, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अकाउंटेबल पर्सन होते हैं, पर्टिकुलरली टू दोज दैट प्रोवाइड द कंपनीज कैपिटल। जिन पर्सन ने कहीं ना कहीं कंपनी की कैपिटल प्रोवाइड करी होती है उन पर्सन के लिए ये जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। थिंक केयरफुली अबाउट इट्स गवर्नेंस एंड अरेंजमेंट एंड एम्ब्रांसेस एवोल्यूशन ऑफ देयर इफेक्टिवनेस। तो बोला गवर्नेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट हमारे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ चलते रहे, इसके रिगार्ड में ये केयरफुल होते हैं। तो दीज आर द रोल्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन मेकिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। इसे शॉर्ट में इधर मेंटेन कर लेना, बाकी पैराग्राफ फॉर्मेट में जो दिया हुआ है उससे कुछ भी आपको कवर अप करने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक है बच्चों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट एस्पेक्ट रहेगा बच्चों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।